हेलो फ्रेंड्स, आज हम गज़ल की इब्तिदा और इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहली वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने उसके डिटेल में उसके जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं वो बताया है, जैसे काफ़िया, रदीफ़, वज़न वगैरह। तो आज हम इसकी इब्तिदा के बारे में पढ़ेंगे, इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। उर्दू गज़ल अरबी और फ़ारसी अदब की गोद में पली बढ़ी है। एक ऐसी सिन्नफ़ है जिसने सदियों के सफ़र में ख़ुद को हर दौर के जज्बात के मुताबिक ढाला है। गज़ल का लग़वी मतलब है औरतों से बातें करना या इनके हुस्न व इश्क का ज़िक्र करना। ये तो क्या बताया है कि उर्दू गज़ल अरबी और फ़ारसी की गोद में पली बढ़ी है, यानी अरबी से गज़ल की शुरुआत हुई, फ़ारसी के रास्ते से होकर उर्दू तक पहुंची है। ये एक ऐसी सिन्नफ़ है जो हर दौर में मशहूर रही है। तो आज भी हम देखते हैं कि गज़ल जो है वो आज भी बहुत मकबूल सिन्नफ़ है। जैसे हम देखते हैं, देखें हम उर्दू के जो बाकी जैसे दास्तान है, उसके बाद नावल आई, अफ़साना, ड्रामा वगैरह, उनका एक वक्त तक रवाज था दास्तान का, उसके बाद नावल का आया, उसके बाद अफ़साने का आया, फिर ड्रामे का, फिर इंशाइया, खाका, ऐसे। लेकिन जो गज़ल है इसका जो रवाज है इस तरह से मकबूल, हर दौर में मकबूल रही है और इसने ख़ुद को हर दौर में उस दौर के मुताबिक, उस दौर के जज्बात के मुताबिक ढाला है। पहले हम देखते थे कि गज़ल में जो है सिर्फ़ उस हुस्न और इश्क की बातें बयान की जाती थी, लेकिन आज गज़ल में हर तरह के मज़ामीन जो है वो शामिल होते रहे हैं। हर तरह के मज़ामीन को शामिल किया जा रहा है। इब्तिदा कब हुई गज़ल की? उर्दू गज़ल की इब्तिदा बराह रास्त फ़ारसी शायरी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? फ़ारसी शायरी से। फ़ारसी के रास्ते से उर्दू गज़ल जो है वो आई है। अरबी जड़ें, गज़ल की असल जड़ें अरबी के कसीदे में हैं, यानी सबसे पहले गज़ल जो है वो अरबी में की गई। किस में की गई? कसीदा कहा गया। कसीदे, सबसे पहले कसीदा कहा गया। कसीदे की इब्तदाई हिस्से को, जिसमें इश्क व मोहब्बत की बातें होती थी, जैसे इब्तदाई कसीदे इशार होते थे, उसमें जो है शायर और मोहब्बत की बातें बयान करता था, तो उसे क्या कहते थे? उसे तशबीब कहते थे। उस चीज़ को, उन इशार को जो है वो तशबीब कहते थे, जिसमें शायर अपने जज्बात को बयान करता था। बाद में ये तशबीब आहिस्ता आहिस्ता एक आज़ाद सिन्नफ़ गज़ल के रूप में उभर कर सामने आई। यही तशबीब जो है ये एक अलग सिन्नफ़ जो है वो उभर कर सामने आई, जिसे गज़ल कहा गया। आगे देखते हैं। फ़ारसी का असर। 10वीं 11वीं सदी तक फ़ारसी में गज़ल का ढांचा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। क्या कहा गया है कि 10वीं 11वीं जो सदी थी तब तक फ़ारसी में जो है गज़ल का मुकम्मल ढांचा जो तैयार हो चुका था, तब तक गज़ल जो है मुकम्मल मतलब कही जाती थी फ़ारसी में। अमीर खुसरो और हाफिज़ शराजी जैसे शोरा ने फ़ारसी गज़ल को बुलंदियों तक पहुँचाया। जो फ़ारसी गज़ल थी उसे अमीर खुसरो ने, फ़ारसी जो गज़ल थी उसे अमीर खुसरो ने और हाफिज़ शराजी ने जो है वो बुलंदियों तक पहुँचाया। उसके बाद क्या हुआ कि आगे देखते हैं। दक्षिणी उर्दू इब्तदाई दौर। दक्षिणी जो है, हिंदुस्तान में गज़ल की इब्तदा दक्षिण से हुई। हिंदुस्तान में दक्षिण में सबसे पहले जो है वो शायरी की गई। कुली कुतुब शाह 16वीं सदी को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। कुली कुतुब शाह किस दौर का बादशाह था? 16वीं सदी का बादशाह था वो, ठीक है। और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर उसे माना जाता है कुतुब शाह। इस दौर की गज़ल में सादगी थी और लोक ज़बान हिंदवी का गहरा असर था। क्या था इस गज़ल में? जो है सादगी मौजूद थी। 16वीं सदी में जब कुली कुतुब शाह ने शायरी की, सब उनकी शायरी में जो है वो सादगी थी और लोक ज़ुबान हिंदवी का गहरा असर था। लोक ज़ुबान यानी जो लोग आपस में बातें किया करते थे, जो लोगों की ज़बान थी हिंदवी ज़बान थी, उसका गहरा असर था उस दौर में, उस वक्त जब ये ज़ुबान थी।
इर्तिका क्या है? उर्दू गज़ल का सफ़र कई अहम पड़ाव से गुज़रा है, यानी कई अदवार से जो है वो उर्दू गज़ल का सफ़र जो है वो गुज़रा है। दिल्ली का दौर 18वीं सदी। दिल्ली का दौर कब का दौर था? 18वीं सदी का दौर था। अठारहवीं सदी का दौर था। और वली दखनी ने जब दिल्ली का सफ़र किया तो उन्होंने शमाली हिंदुस्तान के शोरा को उर्दू में शायरी करने के लिए क्या किया? मुतासिर किया। जब वली दखनी ने दिल्ली का सफ़र किया तो क्या हुआ? तो जो शमाली हिंदुस्तान यानी कि दिल्ली में जो शोरा थे उनको उर्दू शायरी करने के लिए मुतासिर किया कि वो भी उर्दू में जो है वो शायरी करें। मीर तकी मीर, इन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। उन्होंने गज़ल को सादगी, दर्द गम और इंसानी जज्बात की गहराई बख्शी। क्या मीर को क्या कहा जाता है? मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है उर्दू शायरी का। उन्होंने गज़ल को सादगी, दर्द गम और इंसानी जज्बात की गहराई बख्शी है। उनकी जो शायरी है, यानी आपने ये याद रखने वाले पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि मीर तकी मीर की शायरी में क्या मिलता है ज़्यादातर, तो उनकी शायरी में सादगी, दर्दो गम और इंसानी जज्बात की गहराई मिलती है। उसके बाद आता है सौदा। सौदा क्या है? उन्होंने गज़ल के साथ साथ तंज़ को भी जगह दी। अब सौदा ने भी गज़लें कही हैं, लेकिन वो बाद में उन्होंने कसीदे कहे हैं, कसीदों में वो मशहूर हुए, तंज़ को भी जगह दी। शायरी लखनऊ का दौर, 19वीं सदी का दौर, लखनऊ का दौर। दिल्ली के उजड़ने के बाद शायरी का मरकज़ लखनऊ बन गया। जब दिल्ली उजड़ गई, दिल्ली बहुत बार उजड़ी है और बसी है, तो दिल्ली जब उजड़ गई तो लखनऊ उस शायरी का मरकज़ बन गया। ख़ुसूसियत यहाँ गज़ल में जज्बात की कई जगह ज़ुबान की बारीकियों, मुहावरों, हिंदी और हुस्न इश्क के ज़ाहिरी बयान पर ज़ोर दिया जाने लगा। जैसे हम पढ़ते हैं दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, तो उनकी जो खसूसियात हैं कि दबिस्तान दिल्ली में कौन सी खसूसियात थी, दबिस्तान लखनऊ में कौन कौन सी खसूसियात थी, वो देखा जाता है। तो दिल्ली उजड़ने के बाद शायरी का मरकज़ जब लखनऊ बन गया तो वहाँ पे ऐशो अशरत का माहौल था। तो वहाँ पे इतनी जो जैसा दिल्ली का माहौल था, उजड़ गई थी, तो उजड़ने के बाद कैसा माहौल हो जाता है जगह, किसी भी जगह का तो ख़राब माहौल रहता है, ख़राब हालात रहते हैं। लेकिन जो लखनऊ था वहाँ पर ऐशो अशरत का माहौल था। तो जब ऐशो अशरत का माहौल होता है किसी जगह पर, तो वहाँ के हालात जो हैं वो किस तरह के होते हैं। उन्होंने जो शायरी की उसके असरात शायरी पर भी थे। यहाँ गज़ल में जज्बात की जगह ज़बान की बारीकियों कि ज़ुबान किस तरह की होनी चाहिए, ज़ुबान की बारीकियों, मुहावरा बंदी और हुस्न इश्क के ज़ाहिरी कि हुस्न इश्क की तरफ उन्होंने ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया है कि ज़ाहिरी बयान पर ज़ोर दिया जाने लगा। आतिश और नासिक इस दौर के बड़े क्या हैं? नाम हैं। दबिस्तान लखनऊ के उस दौर के बड़े नाम हैं आतिश और नासिक। ये दबिस्तान लखनऊ के शोरा में आते हैं। मिर्ज़ा गालिब का दौर पढ़ते हैं कैसा है। मिर्ज़ा गालिब ने गज़ल को रवायती दायरे से बाहर निकाला। उन्होंने गज़ल में फ़लसफ़ा और ज़िंदगी की पेचीदगियों को परोया। इनके बाद गज़ल का मिजाज मुकम्मल तौर पर बदल गया। क्या बताया है कि मिर्ज़ा गालिब जब थे वो रवायती दायरे से बाहर निकले। उन्होंने गज़ल में फ़लसफ़ा, जैसे गज़ल में क्या किया जाता था, सिर्फ हुस्न इश्क की बातें की जाती थी, लेकिन जब गालिब आए उन्होंने गज़ल में फ़लसफ़ा और ज़िंदगी की पेचीदगियों के, ज़िंदगी की परेशानियों को भी उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो होता है। फ़लसफ़ा भी उनकी शायरी में देखा जा सकता है। इनके बाद गज़ल का मिजाज जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल गया। उसके बाद आते हैं इकबाल के बारे में पढ़ते हैं, इनकी फ़लसफ़ाए खुदी। इकबाल ने गज़ल के रवायती मज़ामीन में वुस्अत पैदा की और इंसान को अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचानने, ख़ुद को मजबूत करने और अज़मत किरदार हासिल करने का दर्स दिया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए क्या किया है?
इकबाल ने, क्योंकि इकबाल ने भी गज़लें लिखी हैं, लेकिन उनकी गज़लों से ज़्यादा उनकी नज़मों का जो है वो ज़्यादा उन्होंने नज़में लिखी हैं, तो उनके वो फिर नज़मों की तरफ ही चले गए और नज़में ही उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। लेकिन लिखी है उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए फ़लसफ़ा खुदी, उन्होंने अपनी गज़लों में भी लोगों को, मतलब इंसान को बेदार करने की कोशिश की है, अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश की है, और अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचानने की कोशिश की, और ख़ुद को मजबूत करने और अज़मत किरदार हासिल करने का दर्स दिया है, मतलब लेसन दिया है कि खुद कोई इंसान पहचाने और ख़ुद को मजबूत करे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है। मिल्लत बेदारी, इनकी शायरी में गज़ल का मकसद मुसलमानों और मजमूई तौर पर मज़लूम इंसानों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करवाना, एहतिहाद उम्मत का बुलंद समाजी व इखलाकी मुशायरे तश्कील देना था। इनका मकसद क्या था? इंसानों और ख़ास तौर से मुसलमानों को मजमूई तौर पर मज़लूम इंसानों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करना और एहतिहाद उम्मत का तसव्वुर देना। मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करवाना और एहतिहाद उम्मत का तसव्वुर, और एक बुलंद समाजी व इखलाकी माशरे की, मतलब एक बुलंद पाया और एक इखलाकी माशरा, जो एक बहुत ही अच्छा माशरा हो, जहाँ पे अच्छी सोसाइटी हो, तो उसको तश्कील देने की इन्होंने कोशिश की है, वो दर्स देने की कोशिश की है, सिखाने की लोगों को कोशिश की है, लोगों को बेदार करने की कोशिश की है कि अपनी सलाहियतों को, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचानो, ख़ुद को मजबूत करो, अज़मत वाला करो। 20वीं सदी के आखिर में गज़ल के मौज़ूआत में वसी तर तब्दीलियाँ आईं। ये हमने आगे पढ़ लिया, 2 बार हो गया। उलामा इकबाल, उन्होंने गज़ल को खुदी, अमल और फ़िक्र, मिल्लत का पैगाम दिया, यानी वो 20वीं सदी के जो उलामा इकबाल हैं वो 20वीं सदी में आते हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी, फैज़ अहमद फ़ैज़ और अहमद नज़ीम कासमी, इन शोरा ने गज़ल में रोमानियत के साथ साथ समाजी, सियासी और इनकलाबी शऊर को समोया है। किसने जगह दी? समाजी और सियासी के टॉपिक्स को उन्होंने जगह दी शायरी में, इनकलाबी शऊर को समोया। आज की गज़ल में अलामत निगारी, अबहाम और मॉडर्निज़म, जदीदियत, असरी मसाइल का बयान बहुत नुमायाँ है। क्या है आज गज़ल में? क्या है गज़ल में? हर तरह के मज़ामीन जो है वो शामिल किए जाते हैं। इबहाम और मॉडर्निज़म, जदीदियत, असरी मसाइल का बयान बहुत नुमायाँ है। आज के शोरा ने गज़ल को हर दौर के मुताबिक डालने की सलाहियत साबित की है। आज के जो शोरा हैं उन्होंने, आज इस दौर के जो शोरा हैं उन्होंने गज़ल को आज के दौर के मुताबिक डालने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया? इन शोरा ने क्या किया है? इंसाफ और जदीद एहसासात को भी शामिल किया है इन सब में, ठीक है। सियासी शऊर, समाजी इंसाफ, जदीदियत, एहसासात को शामिल किया है। जदीदियत अहदे हाजिर, यानी अब जो की वली देखी नहीं आए, फिर दिल्ली में चले गए, लोगों को उर्दू शायरी करने का शौक़ हुआ, फिर गालिब आए, उन्होंने एक अलग रुख दिया। अब उसके बाद इकबाल आए, फ़िराक़ गोरखपुरी, ये जो सारे शोरा हैं इन्होंने गज़ल को आज के उस दौर के, जिस दौर में वो थे, उस दौर में डालने की कोशिश की है। और आज जो गज़ल है, हम ये कह सकते हैं कि गज़ल में हर तरह के मज़ामीन भी शामिल किए जा रहे हैं। और गज़ल, इसके बाद अब देखते हैं गज़ल के फ़नी साखत, इसकी साखत क्या है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि गज़ल में क्या क्या होता है। आज फिर से देख लेते हैं। गज़ल के इर्तिका में इसकी साखत हमेशा बरकरार रही है। तो साखत क्या कि जो चीज़ें गज़ल के लिए चाहिए हैं वो ज़रूरी हैं। एक तो मतला होता है गज़ल में, ठीक, रदीफ़ होते हैं, काफ़िया रदीफ़, ये मैंने समझाया है। काफ़िया किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। काफ़िया और रदीफ़ गज़ल के लाजमी शर्त हैं, गज़ल के लिए लाजमी शर्त है। उसके बाद आ जाता है शेर का आज़ाद होना, यानी अपनी जगह शेर का मुकम्मल होना। हर शेर का अपना एक अलग अलग मफ़हूम होना गज़ल के लिए। गज़ल का हर शेर अपनी एक अलग हैसियत रखता है, एक अलग मकाम रखता है, वो अलग से जो है वो मुकम्मल होता है गज़ल का शेर। मतला पहले शेर को कहते हैं, मक्ता आखिरी शेर को कहते हैं। रदीफ़ और काफ़िया, रदीफ़ जो है वो हम शक्ल लफ्ज़ होते हैं और काफ़िया जो है हम आवाज़ लफ्ज़ होते हैं। इनकी मिसालें मैंने पहले वीडियो एक बनाई है, उसमें पूरा लिखा हुआ मैंने कि क्या किस तरह से है कहते हैं। विद एग्जाम्पल समझाया मैंने उसमें।
आज की गज़ल सिर्फ महबूब के हुस्न तक महदूद नहीं है, ये सही बात है। ये दौर की जद्दोजहद, इनकलाब, तन्हाई और इंसानियत की तड़प को बयान करने वाली एक ताकतवर और जिंदा सिनफ बन चुकी है, ये भी सही है। कहा गया है कि आज का दौर जो है सिर्फ इसमें महबूब के हुस्न की तारीफ़ नहीं की जाती है, इसमें ये दौर कई जद्दोजहद, इनकलाब, तन्हाई और इंसानियत की तड़प को बयान करने वाली एक ताकतवर सिनफ है। इसमें कई दौर और जद्दोजहद को भी बयान किया गया है, तन्हाई को बयान किया गया है, इंसानियत की तड़प को बयान इसमें किया गया है। तो ये एक ऐसी सिनफ बन चुकी है जिसमें हर तरह के मज़ामीन जो है वो बयान किए गए हैं। उर्दू गज़ल का इर्तिकाई सफ़र एक सादा जज्बाती इजहार से शुरू होकर फ़लसफ़ाना गहराई और फिर असरी शऊर तक पहुँचा है। ठीक है, कि एक जज्बाती सफ़र से शुरू होकर एक फ़लसफ़ाना गहराई और फिर असरी शऊर तक भी पहुँचा है। आज गज़ल उर्दू अदब की सबसे मकबूल सिनफ है, ये सही बात है, क्योंकि गज़ल आज भी मकबूल है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जैसे हर चीज़ का दौर उस वक्त तक था और ख़त्म होता गया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन गज़ल एक ऐसी उर्दू अदब की एक ऐसी सिनफ है जो हर दौर में मकबूल रही है और मकबूल से मकबूल हो रही है, क्योंकि इसमें हर दौर के बदलते हुए तकाज़ों को कबूल करने की भरपूर सलाहियत है। क्योंकि ये क्यों मकबूल हो रही कि हर दौर में इसने अपने आप को उस दौर के मुताबिक डालने की कोशिश की है, किसने, गज़ल ने। और उनके शोरा को भी ये सलाहियत उनमें भी मौजूद थी कि गज़ल को उस दौर के मुताबिक उनमें वो जज्बात डालने की कोशिश की है जो उस दौर में मैसर थे या वो जो उस दौर में होने चाहिए थे।